नाउ हम बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास सिचुएशंस हैं, कुछ 4 सिचुएशन हमारे पास हैं। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में से यहाँ, है ना, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा, है ना। अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये है r, है ना। r तो आपको बताया मैंने, मॉडुलस तो इजीली है। सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो मॉडुलस ऑफ z यानी r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, और ये कैसे कैलकुलेट होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें तो आपको दिक्कत कभी होने की ही नहीं, ये तो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना अंडर रूट। बात आती है आर्गुमेंट ऑफ अ z, इट मींस थीटा के ऊपर, कि ये थीटा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। चलो पहली सिचुएशन के कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, या दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां हो सेकंड क्वाड्रेंट में z, तो ये r और ये पूरा थीटा। एक सिचुएशन ये भी है इसकी। हो सकता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से हो, कहां से, थर्ड क्वाड्रेंट में हो यहां z, तो ये तो r ही रहेगा और ये इसका आर्गुमेंट थीटा हो गया। या फिर सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, से यहां, है ना, तो उस केस में आर्गुमेंट क्या होगा, ये पूरा से थीटा, है ना, बल्कि से थीटा, तो उस केस में ये होगा हमारे पास। तो ये 4 सिचुएशन आ रही है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी। तो क्वाड्रेंट वाइज तो फिर आर्गुमेंट चेंज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ होगा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव भी नहीं, खैर आर्गुमेंट कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोई एंगल होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी मोर देन 180 होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ज्यादा। तो आर्गुमेंट चेंज हो रहा है ना, हर क्वाड्रेंट वाइज। इट मींस आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मींस थीटा इज डिपेंड ऑन क्वाड्रेंट्स in which z lies। z तो समझते हैं क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें कॉम्प्लेक्स लाई करता है। चलो अब बात करते हैं, सपोज मैं इसी की बात करता हूं, चलो थीटा की, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं पूरा एक राउंड लगा के आता हूं इस तरीके से 2 पाई और 2 पाई प्लस थीटा करूं, तो कोई ना कोई तो एंगल वैल्यू मिलेगी, ठीक। फिर मैंने एक राउंड पूरा कंप्लीट करके फिर एक राउंड लगा दिया, इट मींस 3 पाई, है ना, पूरा ही लगाएंगे खैर, तो 4 पाई प्लस थीटा करके भी मुझे फिर दोबारा से क्या मिल गया, क्या मिला, फिर वही सेम एंगल। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी प्रिंसिपल वैल्यू इन जनरल सॉल्यूशन में, कि आप एक राउंड कंप्लीट करके आओ और प्लस थीटा, सपोज ये 45 था, सपोज अगर ये एंगल हमारे पास π/4 है ना, और आप इधर से 2 पाई, तो 2 पाई प्लस π/4 पर भी सेम वैल्यू देगा। फिर राउंड लगा के आओ 4 पाई प्लस π/4 पर भी सेम वैल्यू देगा। फिर पूरा एक राउंड लगाओ 6 पाई प्लस π/4 पर भी सेम वैल्यू। तो ये मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू इन जनरल सॉल्यूशन में बताया था कि वैल्यूज रिपीट होंगी, ठीक है ना, एक राउंड के बाद। तो बात आती है कि हमें कौन सा आर्गुमेंट निकालना है। सेम केस फॉर दिस, एक राउंड लगाओ प्लस थीटा फिर वही वैल्यू, फिर एक राउंड लगाओ प्लस थीटा फिर वही वैल्यू, सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस। ऐसे तो दुनिया भर के थीटा आ जाएंगे, ऐसे तो हमारे पास दुनिया भर के थीटा आ जाएंगे। तो बात आती है कि हमें कौन सा थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहां पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, है ना। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन सा होता है, जिसमें थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन -पाई बट लेस देन इक्वल टू पाई रहे, ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन इक्वल टू -पाई रहे, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे कि हमें एंगल जो निकालना है वो इस प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट करना है, जो किससे बड़ा हो, -पाई से तो बड़ा, लेकिन लेस देन इक्वल टू पाई, -पाई से पाई के बीच में लाया करना चाहिए। तो ये है हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हमें कैलकुलेट करना है। हमें दुनिया भर के आर्गुमेंट कैलकुलेट नहीं करने, हमें तो वो आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, मैं इस केस को कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, भी रीजन बताता हूं।
मैं इस केस को भी कंसीडर नहीं करूंगा। इसका रीजन क्या है कि मैं क्यों कंसीडर नहीं करूंगा? देखो मैंने क्या लिखा है, थीटा पाई से छोटा होना चाहिए, थीटा इज पाई से छोटा। जबकि अगर आप इस थीटा को देखें, ये यहां से यहां तक है और पाई यहां होता है, तो पाई में प्लस करके ही तो आप आगे गए हो, तो ये तो पाई से बड़ा हो गया पाई में प्लस करके, जबकि थीटा लेस देन पाई, तो ये केस गया। इसी तरीके से इसकी बात करो, पाई यहां होता है और आप पाई में कुछ ऐड करके देन आगे रोटेट कर गए, फिर पाई से बड़ा हो गया, जबकि थीटा पाई से लेस, तो ये दो केस मैं नहीं लूंगा। तो मैं कौन कौन से केस लूंगा? ये केस मेरा बिल्कुल फिट है, ये केस मेरा बिल्कुल फिट है, क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा क्या है, पाई से लेस है, इसमें भी थीटा क्या है, पाई से लेस है, ठीक है। तो फिर मैं इनके केसेस कैसे कैलकुलेट करूंगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा उसको ध्यान से देखो। सपोज z एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है, ठीक है, ये तो r हो गया, ठीक। तो मैं ऐसे ना आके, है ना, देखो बात सुनो ध्यान से भाई, अगर आप इस तरीके से आओगे तो इसे कहते ये पाई आ गया, और इस तरीके से जाओगे तो इसको कहोगे आप माइनस पाई आ गए, है ना। अब ध्यान से देखो, तो ये पाई है, अगर मैं इधर से आता हूं और इधर से आता हूं तो फिर ये माइनस पाई की तरफ वर्क करेगा। तो मैं इस तरीके से ना आके, क्योंकि इस तरीके से तो पाई से ग्रेटर हो गया था, मैं ऐसे आ जाऊंगा ना इधर, मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा थीटा, ठीक। इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज फोर्थ क्वाड्रेंट में है z यहां पे, ठीक है, तो ये तो r होगा। तो मैं थीटा को इस तरीके से कैलकुलेट ना करके, क्योंकि फिर तो वो पाई से ग्रेटर हो रहा था, जो केस में मना कर रहा हूं, तो फिर हम थीटा को यहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो थीटा इस तरीके से, तो अब क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस पाई, ठीक है। तो मैं इन दो केस को कंसीडर यहां पे करूंगा, ठीक है। अब हमने क्या लिखा कि थीटा डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हम फर्स्ट वाला केस लेते हैं, है ना। फर्स्ट केस में हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, है ना। फर्स्ट केस में तो मैं इसको रब कर दूं यहां से, फर्स्ट केस में हम एक क्वांटिटी का इक्वेट करेंगे, और दैट क्वांटिटी इज से 10 phi, है ना, where phi is an acute angle, where phi is an acute angle, and it can be calculated by using imaginary part of z upon real part of z modulus, ठीक है। ये है क्या बेसिकली, मैं इसको रब करके दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस बना रहा हूं यहां पे, देखो तो सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये था और ये r है, ठीक है। तो r क्या था यहाँ पे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो उसके अकॉर्डिंग ये y और ये x, तो ये जो एंगल थीटा था हमारा, है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑलरेडी ये एक्यूट एंगल है हमारे पास, तो ये जो फाई है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा ही फाई होता है हमारे पास। और तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाई कैसे कैलकुलेट होगा, इमेजिनरी ऑफ z अपॉन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 फाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाय x। तो इससे जो भी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट होगी वही आपका क्या हो जाएगा, थीटा। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू फाई। बट अगर हम अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, है ना, और थोड़ा क्लियर होगा, जरा इसको ध्यान से सेकंड क्वाड्रेंट वाला केस देखो। सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास यहां है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये जो होगा ये तो y हो गया, और ये होगा माइनस ऑफ एक्स। तो मैंने आपसे क्या कहा, क्वाड्रेंट चाहे कोई भी हो, दिस एंगल इज सेट टू बी से फाई, ये एंगल हमारे पास फाई है, इट इज एन एक्यूट एंगल। ध्यान से देखो, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें एक हमें एंगल है हमारे पास फाई, मैंने बताया इट इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 10 फाई देखूं, 10 फाई, ठीक, तो मैंने बताया था इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z, तो इमेजिनरी ऑफ z कौन होता है y, और रियल ऑफ z क्या होता है x, और वैसे भी हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। तो अगर आप मॉडुलस में इसको लेंगे तो इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, यहां से हमें क्या कैलकुलेट हो जाएगा, फाई। मॉडुलस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये लेंथ के मेजरमेंट है तो पॉजिटिव ही रहेंगे, ये माइनस एक्स है देखो, तो ये पॉजिटिव के लिए हम एक्यूट एंगल थीटा जब लेंगे तो उस केस में पॉजिटिविटी जो रहेगी लेंथ की, दैट्स व्हाई वी टेक मॉडुलस, ठीक है। तो यहां से आपको फाई कैलकुलेट हो जाएगा, क्या कैलकुलेट हो जाएगा, फाई इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। और जब फाई कैलकुलेट हो जाएगा तो अब बात आती थीटा कैसे निकले, तो ध्यान से देखो,
ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है पाई, और पाई में से अगर मैं फाई सब्ट्रैक्ट कर दूं, पूरे पाई में से फाई सब्ट्रैक्ट कर दूं तो थीटा नहीं आ जाएगा, तो पाई माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमें, बल्कि सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई। भाई पूरे पाई में से फाई माइनस कर दो, आपके पास थीटा यानी आर्गुमेंट निकल जाएगा यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा डायरेक्ट फोकस थीटा पे नहीं रहेगा, हमारा फोकस रहेगा फाई कैलकुलेट करना। और फाई क्या है हमारे पास, इट इज एन एक्यूट एंगल, तो हमारा फोकस एक्यूट एंगल कैलकुलेट करने में रहेगा। एक्यूट एंगल एक बार निकल गया तो हमारा क्या निकल जाएगा, आर्गुमेंट थीटा निकल जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम इससे, अभी मैं इसको समराइज करूंगा, अभी थोड़ा हौच पौच सा लग रहा है, अभी मैं इसको समराइज करके अच्छे से लिखवाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप सपोज यहां पे आ गया है ना, इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसकी बात करते हैं। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, इस फॉर्म में तो होगा z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर लूं, ये माइनस वाई और ये भी माइनस का एक्स यहां से यहां तक, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कहाँ होगा, यहाँ फाई। तो अगेन एक्यूट एंगल किससे कैलकुलेट होगा, फिर दोबारा टेन फाई इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z यानी y अपॉन x। यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, फिर हमें एक फाई कैलकुलेट हो जाएगा, हमें क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एक फाई। अब फाई की वैल्यू कैसे निकालूं, है ना, बहुत ध्यान से देखना थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं कहूं पूरे पाई में से, पूरे पाई में से माइनस कर दो कितना, फाई, ठीक, तो ये ठीक है क्या। अब ये गलत है क्योंकि हमने डायरेक्शन कौन सी ली है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। यहां से देखना, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस पाई बोलते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस पाई। तो अब ध्यान से देखो, आप क्लॉकवाइज आए हो तो माइनस भी तो लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो पूरे पाई में से फाई माइनस कर दो और लिखो क्या वहां पे, माइनस। माइनस क्या शो कर रहा है कि आप क्लॉकवाइज आए, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फाई इससे यूज कर सकते हैं हम, ठीक। अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है, इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं और यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, से दिस, तो ये होगा माइनस वाई और ये होगा प्लस का एक्स। अगेन वी ऑब्टेन टेन फाई, टेन फाई इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो यहां से मुझे फाई मिल जाएगा, यहां से मुझे फाई मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या थीटा जो आप आए हो वही तो फाई होगा, होगा या नहीं होगा। जो यहाँ पे थीटा होगा वो किस क्या होगा, फाई। एक्यूट एंगल है भाई, इसको ध्यान से देखो, तो यही तो आपका फाई बन जाएगा। बट फर्क सिर्फ इतना है कि आप क्लॉकवाइज घूमे हो, तो माइनस ऑफ फाई। तो इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा किसके इक्वल होगा, जो भी फाई की वैल्यू है उसके नेगेटिव के, माइनस ऑफ फाई। तो इस तरीके से हम थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या कंसीडर नहीं करना है, ये दो केस कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये हमारी प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे लाई ही नहीं कर रहे। इस केस में दोनों एंगल पाई से बड़े हो रहे हैं, जबकि हमने यहां बताया कि थीटा पाई से क्या रहेगा, लेस रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको समराइज करके इन शॉर्ट में आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो बिफोर इट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अब देखो, इसको हम बड़े समराइज वे में इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो क्या, एक छोटा सा मैं आपको चार्ट बना देता हूं। चार्ट क्या है, क्वाड्रेंट का ही बना देता हूं, बच्चों को इजी भी पड़ता है करना, ठीक है। से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू फाइव, थीटा इक्वल टू फाइव, जो भी लिखवाया था मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस, थीटा किसके इक्वल होता है, फाइव। जब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, किसका, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाइव। थीटा किससे निकल जाएगा, पाई माइनस फाइव। और अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो उस केस में देखो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या लिखवाया था, थीटा किसके इक्वल होगा, देखो थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस फाइव। इससे ऑब्टेन कर सकते हैं, या और करके मैं इसका अगर ब्रैकेट खोलूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो उसे, फाइव माइनस पाई। देखो ब्रैकेट ओपन करो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ फाइव। तो जो फाइव की वैल्यू आएगी उसके नेगेटिव। तो ऑलवेज वी हैव टू कैलकुलेट ओनली टेन फाइव, और वो किससे ऑब्टेन होगा, मॉडुलस इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z, चाहे वो कोई सा भी क्वाड्रेंट हो। तो वहां से फाइव की वैल्यू मिल जाएगी, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फिर हम इनको डायरेक्ट यूज करके क्या निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड कह दो या फिर आप आर्गुमेंट कह दो। हमें चाहिए क्या, बेसिकली आर और थीटा चाहिए। अगर आर और थीटा मिल गया तो हमें पोलर फॉर्म मिल गई, और हमें पोलर फॉर्म ही तो चाहिए, है ना। तो ये एक शॉर्ट वे भी है इसको समझने का, कि आप इसको याद कर लो, इससे हो जाएगा। तरीका भी मैंने बता दिया ये कैसे बने हैं, ठीक है ना।
तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।